अच्छा, कल जो मैंने पढ़ाया था बेटा वो आपको समझ आया या बिल्कुल समझ नहीं आया? पहले हाँ या ना बताओ। जो कल आपने पढ़ा बेटा उसमें कुछ समझ आया या नहीं? नो, आ गया था बेटा। चलो, आ गया, कुछ बच्चों को आ गया। नहीं, चलो बेटा मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। देखो बेटा, हम कल हमने क्या किया था? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। मैं फिर से स्टार्ट करूंगा इसको पहले से ही। देखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस में हमने क्या पढ़ा था बेटा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन पहले पढ़ा था, उसमें आपने क्या किया था? प्रोजेक्शन निकाला था एक्स पे और वाई पे। एक्स पे क्या आया था बेटा? ए वेक्टर डॉट आई कैप, और फिर जब वाई पे निकाला था क्या आया था? ए वेक्टर डॉट जे कैप, यही आया था। हाँ सर सही है। अब आज क्या करेंगे हम बेटा? हम वेक्टर को स्पेस में लेंगे, मतलब 3D स्पेस लेंगे। 3D किसमें? 3D में बेटा। 3D में क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये प्लेनर नहीं होती है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ठीक है बेटा जी। एक बेटा अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बस डायग्राम बनाई है। ठीक है, चलो। तो हम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, कल हमने थोड़ा स्टार्ट किया था। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने बोला था, आप कंपोनेंट बोलो, आप रेजोल्यूशन बोलो, आप प्रोजेक्शन बोलो, बात तो एक ही होती है। तो उसमें क्या किया था आपने? एक वेक्टर था, उस पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन निकाला था, वही कंपोनेंट होते थे। क्या आता था? ए का, ए पे जब एक्स निकालते थे ए डॉट आई कैप, और जब वाई पे ए डॉट जे कैप, इतना ही। जिस पे बेटा आप प्रोजेक्शन निकालते हो उस वेक्टर का डॉट करना होता है उसके यूनिट वेक्टर से। ठीक है, बस यही होता है। जिस वेक्टर का, जैसे ए का निकालना है ऑन एक्स एक्सिस, तो आप लिखते हो ए डॉट आई कैप। अगर ए का निकालना है वाई एक्सिस पे, तो आप लिखोगे ए डॉट जे कैप। यही आता है प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपने बेटा डॉट प्रोडक्ट में भी सीखा, अभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D में भी सीखा। ठीक है, चलो। तो आज मान लो मैंने बेटा कोई वेक्टर ले लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ पे ऐसे मैंने कोई वेक्टर ले लिया, बट ये वेक्टर बेटा स्पेस में है, ये आपको ध्यान देना है। ये बोर्ड पे नहीं है, ये थोड़ा बोर्ड से बाहर है। ठीक है, मतलब ऐसे है ये वेक्टर, ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, हाँ कर लिया सर इमेजिन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बेटा आपको कल बोला था, मान लो इस पे को वेक्टर आर नाम देंगे। आर ही दिया था या ए दिया था? बेटा आर दिया था हमने या ए? क्योंकि आपके नोट्स मिलने चाहिए एग्जैक्टली। बेटा नहीं कर सकता है ऑन तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख इधर, अब पढ़ाई पे ध्यान दे। आर लिया था, वेरी गुड। तो आर वेक्टर मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब इस आर वेक्टर का मैंने बोला था प्रोजेक्शन ऑफ आर, प्रोजेक्शन ऑफ आर, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पे क्या आएगा? मतलब इसको मान लिया था आपने आर एक्स, ठीक है। इस पे मान लिया था आपने आर वाई, ठीक है। इसको मान लिया था आपने आर जेड। मतलब आर एक्स जो था, आर एक्स क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और ऑन एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा बताओ आर एक्स कितना होगा? पता है आपको? जिस पे आपने प्रोजेक्शन गिराया उसका डॉट, उसके यूनिट वेक्टर का डॉट करना है। आपको पता है आई में, ये एक्स एक्सिस है, इसका आई होता है। ये वाई एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर जे होता है। और ये जेड एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो आप क्या करोगे? आर डॉट आर वेक्टर डॉट आई कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हमने कल भी देखा था। हाँ सर सही है। अच्छा बेटा मान लो आर वाई, आर वाई क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस। बेटा ऐसे ये वही वही। अब ये 3D में है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर आएगा? आर वेक्टर डॉट जे कैप। बेटा नोट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है बेटा, 2 बार 3 बार 4 बार नोट्स पढ़ लो। ठीक है, इसीलिए मैं बीच बीच में स्किप करता हूं कि आपको मैं पीडी ये डीपीपी नहीं देता हूं किसी दिन, है ना। ये इसीलिए ताकि आप नोट्स फिर से रिवाइज करो, क्योंकि आपके डाउट ज्यादा आते हैं, तो फिर वो क्लियर करो वो डाउट्स। ठीक है, नोट्स 2-3 बार रिवाइज करो, क्योंकि कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्वेश्चन अगर कम भी हो जाएंगे वो फिर आप ऑटोमेटिकली करोगे। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके बेटा, हाँ रिटन प्रैक्टिस वेरी गुड। रिटन जितना आप लिखोगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा। हाँ, मतलब अभी आपने एक बार रिवाइज कर लिया ना नोट्स, उसके बाद खुद उठाओ, पेन उठाओ और अपनी कोई रफ कॉपी ले लो और खुद देखो कि ये ऐसा ऐसा होता है, निकालो खुद, रिजॉल्व करो वेक्टर इन प्लेन इन 3D। अच्छी बात। डीपीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा डेली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब जो आपको डेली दी जाती है 10-10 क्वेश्चन की। ये आर एक्स, ये आर वाई। और बेटा आपने इस पे क्या बोला था? ये प्रोजेक्शन आर जेड। व्हाट इज आर जेड? आर जेड इज प्रोजेक्शन ऑफ
आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। तो आर जेड क्या लिख सकते हो आप ही बोलोगे क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट के कैप। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? वही है प्रोजेक्शन की नहीं है, सब बोलोगे वही प्रोजेक्शन है कि नहीं जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट से ही पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद बेटा हमने कहां पे ये पढ़ा था, ये हमने फिर और एक बार पढ़ा था कहां पे, हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, वेरी गुड। अब ये फिर से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अब इसमें बस एक चीज है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, यहाँ पे और एक एक्सिस ऐड होगी। ठीक है, वेक्टर अब 3D में आया, प्लेन में नहीं। प्लेन अभी पहले ऐसे था बोर्ड में, अब ये बोर्ड से बाहर निकला, मतलब इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी हो रहा है और जेड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, हमने लिखा आर एक्स आर वाई आर जेड। और जो बेटा यहाँ पे आर वेक्टर आएगा, वहां पे जब हमने प्लेन में देखा था, प्लेन में जब आपने देखा था वहां ए वेक्टर लिखा था, तो ए वेक्टर आया था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्या याद है आपको? क्या ये बात आप सबको याद है जब हमने वेक्टर को रिजोल्व किया था इन 2D? यस यस। तो अब इसको यहाँ पे आर वेक्टर कितना आएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर वाई सॉरी आर जेड के कैप। ठीक है, ये आपका आर वेक्टर आया। अच्छा बेटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा जी आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, ओके बेटा, ये आपका मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड आप निकालते थे तो कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, और एक ऐड हुई, और ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जेड भी इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे के क्या बेटा आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब सारे आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे, तभी आपने ये तब ये आप लिख पाओगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। तो आपने आर वेक्टर देखा किसके बराबर आएगा, और आपने आर वेक्टर को रिजॉल्व किया इन एक्स इन वाई इन जेड डायरेक्शन। हाँ बेटा वही है, बट हमने वैसे नहीं किया क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत हुई थी जब हमने 3D में किया था। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि वो आता कैसे है ये एग्जैक्टली। ये मेरा काम है आपको समझाना ये एग्जैक्टली कैसे आता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से इसको समझोगे। ठीक है, कल के लेक्चर में मैं समझा दूंगा ये, यहाँ आज ही अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, आपको बेटा कोई कंसेप्ट में, कहीं भी किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं रहेगी, पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। बट आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको माइंड शार्प रखना पड़ेगा, आपको बार बार नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है छोड़ दिया हाँ फिर हो जाएगा, फिर तो नहीं होता है। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन। अभी तो हम नहीं देख पाते हैं, मैं तो आपकी नोटबुक नहीं देख पाता हूँ, है ना। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये नहीं देख पा रहा हूँ। अभी मैंने बोला वीडियो ऑन करो तो 5-10 बच्चों ने ऑनली किया, बाकी तो मुझे लग रहा है अरे हाँ सर हमने तो, है ना। ओके बेटा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा बेटा धीरे धीरे, चिंता मत करो। तो यहां तक तो कल भी किया था तो मैंने रिवाइज किया, तो मैं फिर से रिवाइज करूं या आपको क्लियर हुआ, मैं फिर से रिवाइज करूं या क्लियर हो गया ये? ओके बेटा क्लियर हो गया। चलो, तो ये यहां तक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमने कल भी देखा था। ठीक है, बट मुझे थोड़ा बैक ही जाना पड़ेगा, इसमें मुझे थोड़ा काम है। देखो बेटा, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो अल्फा इज द एंगल विच मेक्स रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बीटा इज द एंगल विच आर मेक्स विद वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो बेटा गामा इज द एंगल विच आर मेक्स विद जेड एक्सिस। क्या मेरी बात क्लियर है? अल्फा कौन सा एंगल है जो आर बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और बीटा वो एंगल है जो आर बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस। देखो अल्फा और बीटा में आपको दिक्कत ही नहीं है, बट जो ये बेटा गामा है ये किसके साथ बना रहा है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, वेक्टर इधर है, तो ये वाला होता है ये एंगल। बट यहाँ पे वैसे नहीं आ पाएगा आपको समझ, तो ये वाला आप मान सकते हो दिस इज गामा, दिस इज गामा। हाँ बेटा वैसे ही आता है, पैरेललोग्राम लॉ ही हम वहां पे भी यूज करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने में भी। हाँ बेटा वैसे ही आएगा। ठीक है, वैसे ही आएगा, ये वैसे ही आता भी है। चलो, तो ये गामा, ये बीटा और ये अल्फा। व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक बार। व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा? अल्फा एंगल मेड बाय आर विद किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा जी। व्हाट इज बीटा? एंगल मेड बाय आर विद वाई एक्सिस। What is gamma? Angle made by R with Z axis. चलो ये लिखो अल्फा बीटा एंड गामा क्या है।
अल्फा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल विच रिजल्ट सॉरी आर आर मतलब वेक्टर विच वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल विच आर मेक्स विद जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों पॉइंट लिखो बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा। मैंने क्या बोला, अल्फा ये एंगल है, बीटा ये है और गामा ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी इजी कह रहे हैं बच्चे, तो मतलब समझ आ गया। चलो ये लिखा अभी तक बेटा आपने, यहां तक लिखा, डन, वेरी गुड। सुनो अब इसको मैं थोड़ा ना शॉर्ट करके यहां पे रखता हूं क्योंकि मुझे ये काम आएगा। ठीक है, यहां पे रख दिया, ठीक है, आपने तो लिख लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर ये, अरे बेटा आर, जो आर बनाता, आर ने जो बनाया एंगल इसके साथ वो अल्फा बोला आपने, आर ने जो इसके साथ एंगल बनाया वो बीटा, और आर ने जो जेड एक्सिस के साथ बनाया वो गामा। बेटा यूज कहाँ होगा बता दूंगा, अभी आप ये क्वेश्चन किए नहीं है। सुनो अब एक बात बताओ बेटा, सुनो अब सुनो, सुनो, आपने लिखा है बेटा आर एक्स जो है इट इज आर वेक्टर डॉट आई कैप, क्या इसमें किसी को दिक्कत? अरे ये लिख लिया ना आपने, शॉर्ट हो गए, मेरे को दिख रहा है यार, तुम इन चीजों पे ध्यान दे रहे हो। देखो आर एक्स किसके बराबर, आर वेक्टर डॉट आई कैप, आर वेक्टर डॉट आई कैप। अच्छा आर वेक्टर डॉट आई कैप, आर वेक्टर और आई कैप के बीच में एंगल कितना है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आर और आई कैप में एंगल कितना है? आप बोलोगे जल्दी, अल्फा, वेरी गुड। तो क्या आएगा ये, डॉट प्रोडक्ट खोलना आता है? हाँ सर आता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है, इंटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, अल्फा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने ए डॉट बी खोला, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ ए क्या है, आर, बी क्या है, आई, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैंने ऐसे लिखा। तो मतलब आर एक्स में लिख सकता हूँ आर कॉस अल्फा। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत तो बोलो। नो सर, नो दिक्कत। अच्छा आर वाई क्या लिख सकता हूं मैं, आर वाई, वाई के साथ कौन सा एंगल बनाता है, बीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस बीटा। हाँ सर लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, आर वाई तो आपको पता है आर डॉट जे कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और आर और जे के बीच में बीटा एंगल। अच्छा आर जेड कितना आएगा बताओ जल्दी, आर कॉस गामा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर एक्स भी आया, आर वाई भी आया, आर जेड भी आया, आर एक्स आया आर कॉस अल्फा, आर वाई आया आर कॉस बीटा, आर जेड आया आर कॉस गामा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जी यहाँ पे, तो यहां पे लिखूंगा मैं अब, यहां पे आर एक्स, देखो कॉस अल्फा निकालो, कॉस अल्फा किसके बराबर आया, कॉस अल्फा निकालो, आर एक्स डिवाइड बाई आर। हाँ सर, कॉस बीटा किसके बराबर आया, आर वाई डिवाइड बाई आर। हाँ सर, कॉस गामा किसके बराबर आया, आर जेड डिवाइड बाई आर। अरे बेटा लिख सकता हूं क्या, कॉस अल्फा आर, आर एक्स डिवाइड बाई आर, कॉस कॉस बीटा आर वाई डिवाइड बाई आर, कॉस गामा आर जेड बाई आर, लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा बेटा ये कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस कॉस गामा जो है ना, इन तीनों को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, ये आप याद रखोगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस लिखो। कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइनस। मान लो आपको क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में पूछेगा डायरेक्शन कोसाइनस बताओ, तो आपको वहां पे बताना होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। कॉस अल्फा किसके बराबर, आर एक्स डिवाइड बाई आर, कॉस बीटा किसके बराबर, आर वाई बाई आर, कॉस गामा किसके बराबर, आर जेड बाई आर। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइनस। क्या बोलते हैं बेटा इनको, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, डायरेक्शन कोसाइनस। याद रहेगा डायरेक्शन कोसाइनस। अच्छा डायरेक्शन कोसाइनस क्यों बोलते हैं, देखो क्यों बोलते हैं बेटा, कोसाइन का मतलब बेटा कॉस। अब डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, देखो अल्फा बीटा एंड गामा आर एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ आर। बेटा ये तो एक्चुअली डायरेक्शन ही है। अरे देखो जो आर इसके साथ एंगल बनाता है, मैंने तो पहले अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था वहां पे पैरेललोग्राम में, लॉ में, जब मैंने बोला था व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। कुछ याद आया, व्हाट इज अल्फा, जब हमने कहा पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ में? कुछ याद ही नहीं होगा, कईयों को तो भूल गए होंगे यार, सब पैरेललोग्राम लॉ भी हमने पढ़ा।
हाँ, तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था बेटा हमने, उसमें मैंने बोला था व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आपको याद होगा, लिखा भी होगा आपने नोट्स में। तो ये तो एक्चुअली देखो, अल्फा क्या है, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x axis. What is beta? It is actually direction of r vector with respect to y. What is gamma? It is actually direction of r with respect to z axis. ये तो actually directions है, अल्फा बीटा एंड गामा आर एक्चुअली डायरेक्शंस, इसीलिए इनको नाम दिया गया डायरेक्शन कोसाइनस। किनको? क्योंकि cos इनके साथ रह गया, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर एक्चुअली डायरेक्शंस ऑफ r with respect to x, y and z axis। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा आर एक्चुअली डायरेक्शंस ऑफ r, मतलब ये जो वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। लिख सकते हो आप अपने वर्ड्स में, लिखो अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शंस ऑफ आर, अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शंस ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इनको नाम दिया गया डायरेक्शन कोसाइनस, क्योंकि ये तो डायरेक्शन है अल्फा बीटा गामा, अब कॉस साथ में दोगे तो डायरेक्शन कोसाइनस बनेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइनस निकालने के लिए अगर आपको आ जाएगा तो आपको ऐसे ही निकालना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब डायरेक्शन कोसाइनस की एक बहुत फेमस फॉर्मूला एक है जो बहुत बार यूज होती है, वो हम डिराइव करने जाएंगे। कैसे करेंगे डिराइव, देखो सुनो, इसी को फॉरवर्ड करेंगे। मैं तीनों को स्क्वायरिंग करूंगा, कॉस अल्फा को भी स्क्वायर करूंगा, कॉस बीटा को भी, कॉस गामा को भी। देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, आर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। क्या क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या? ऐसे मैं लिख सकता हूं, मैंने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग, मैं स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे अल्फा को भी, बीटा को भी, गामा को भी, मतलब डायरेक्शन कोसाइन उनको स्क्वायरिंग कर लो, कर लिया, कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया। और दूसरे को जब करेंगे तो वो बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर, आर वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या इसमें किसी को दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे को भी कर लो बेटा, कर लो, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं बोलता हूँ वो खुद करते हैं और आंसर बोल देते हैं। बढ़िया है बेटा, आप ऐसे ही करो, मेरे से भी पहले कर लो, है ना, बढ़िया है, वेरी गुड। हाँ चलो बेटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन जो निकाले मैंने, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों को मैंने स्क्वायरिंग किया क्यों? क्योंकि मैं एक रिजल्ट निकालूंगा जो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, मुझे भी लग रहा है। देखो क्या, तो बेटा अब तीनों को ऐड करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, तीनों को ऐड कर लो, एडिंग ऑल द थ्री, एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो तीनों को ऐड कर लो, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तो एलएचएस आ जाएगा। ये तीनों ऐड कर लिए तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है बेटा, ये तो आ गए इस साइड। अब इस साइड क्या बन जाएगा, देखो बेटा, इसमें मैं आर स्क्वायर को एलसीएम ले सकता हूँ, तीनों साइड आर स्क्वायर नीचे है, तीनों में डिनोमिनेटर में, इसको एलसीएम ले लूं। यस सर, तो मैंने क्या किया बेटा, ये आ जाएगा, आर स्क्वायर को मैंने एलसीएम लिया, अब यहाँ पे आएगा नहीं, ये मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है, आर स्क्वायर को मैंने एलसीएम लिया और यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यही आएगा कि नहीं आएगा? आर स्क्वायर को नीचे सीधे एलसीएम लिया, ऊपर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहाँ तक तो समझ आ गया सर। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ये आपके पास आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ गया बेटा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वैसे मैं फिर लास्ट में नोट्स भी शेयर करता हूं। चलो ले लिया, हो गया बेटा? तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने इसी लेक्चर में पढ़ा था कि आर जो है, आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। क्या पता है, ये पढ़ा था ना?
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है इसको सिंपल आर से भी लिख सकते हैं, वही तो ये आर है। तो इसको अगर आप आर स्क्वायर लिखोगे तो क्या ये लिख सकते हो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो मतलब इस आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला बन गई, वेरी गुड बेटा। तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, देखो ऊपर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आप यही रख सकते हो, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 1। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गई कि डायरेक्शन कोसाइन, यहां पे लिखूंगा फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, सम ऑफ squares of direction cosines is unity या is 1। आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। या बेटा ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो आपके यही फॉर्मूला हमें डिराइव करनी थी एक्चुअली, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मतलब यहां पे मैंने लिखा कोई भी वेक्टर हो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स इज 1। मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायरिंग भी करनी है ना, सम करना है बट स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स वो किसके बराबर आएगा, 1। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस। किसी को दिक्कत इसमें, ये 1 कैसे कर लिया प्रूव हमने? तो बेटा इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे, मान लो उसने अभी दे दिया अल्फा बीटा और पूछेगा गामा बताओ, आप निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला यूज करनी है, बहुत बार क्वेश्चन में यूज होगा, देख लेना, आप बता दूंगा मैं उस टाइम। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे होगा क्वेश्चन, बेटा यार नोट्स अच्छी तरह से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे हाँ ये इस कंसेप्ट से होगा, ये इस कंसेप्ट से। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्वेश्चन नहीं, ये आपका टॉपिक हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस, चलो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर, 1 के बराबर। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा 1 कैसे आया, समझ नहीं आया? कौन सा 1? ये बेटा, बेटा ये मैंने दिखाया ना, देखो बेटा, चलो इस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेटा जिसको ये दिक्कत है, क्या बेटा ये जो है ना, ये इसकी जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, यस। तो आर स्क्वायर कट जाएगा ना, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो 1 ही तो आ जाएगा। यही तो कह रहा हूं मैं बेटा, मैंने कहा ना आपको कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है, बहुत बार आप कैलकुलेशन में फंस गए, देखो फंस गए यहाँ पे। बेटा वो तो मैंने यहाँ करा दिया है ना, आर स्क्वायर किसके बराबर, इसके बराबर। ये अगर इसके बराबर है तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो कट जाएगा तो 1 आएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया ये वाला। अब देखो और एक फॉर्मूला हम बनाएंगे इसी से, डायरेक्शन कोसाइनस को यूज करके और एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कौन सी, आपने क्या देखा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर बेटा, 1। ये तो प्रूव कर लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस, अच्छा बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1। तो अगर बेटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, हाँ या ना तो बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, क्लियर है, समझ आ गया, अच्छी बात है सर। हाँ, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सही है सर। अब देखो 1 1 1 तो 3 बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 5। हाँ रख लो, हाँ
ठीक है, अरे कर सकता हूँ, 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं कि 1 + 1 + 1 3 होता है, सर पहली बार पता चला, ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा, नहीं। तो ये किसके बराबर होगा, अब इन तीनों को उस साइड ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और उस मान को इधर लाओ तो क्या होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है बेटा, किसके बराबर है, 2 के बराबर। 3 - 1 तो 2 ही होता है, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखो। क्या लिखोगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद तो ये रखनी है, ठीक है, ये आपने वहीं से डिराइव किया। सर माइनस क्यों किया, कौन सा माइनस किया बेटा मैंने, बेटा ये माइनस इस साइड, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों उस साइड प्लस हो गए, और ये -1 इधर, ये +1 था तो ये इधर -1 हो गया, 3 - 1। देखो फिर से कैलकुलेशन में फंस गए आप, ठीक है। चलो, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, इसको बोलेंगे डायरेक्शन साइनस, क्योंकि उसमें बोला था हमने डायरेक्शन कोसाइनस, इसको बोलेंगे डायरेक्शन साइनस, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन साइनस इज इक्वल टू, ठीक है, इनको बोलेंगे डायरेक्शन साइनस बेटा, क्योंकि ये साइन थीटा है तो साइन बोलेंगे इसको, उसको बोला था डायरेक्शन कोसाइनस, बट ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइनस, ठीक है। तो ये इस चीज को यूज करके हमने ये भी निकाला, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन साइनस इज इक्वल टू 2। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, लिखो। कहाँ यूज होगा बेटा, पता चलेगा, है ना, बहुत बार यूज होगा। वो कोसाइन, उसको कोसाइन बोलते हैं और इसको साइन बोलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन साइनस इज इक्वल टू 2, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस इज इक्वल टू 1। चलो, दोनों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए बेटा, है ना। चलो बढ़िया है, हो गया, आगे बढ़े। बेटा रिपीट कहाँ पे करूं, बताओ आप, इसमें कहाँ रिपीट करने की जरूरत है, आप मुझे बताओ, खुद बोलो आप। हाँ बेटा, कहाँ पे दिक्कत है, नहीं डिराइव करना, आपको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर याद रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो डेफिनेटली याद रखना है। 3 से बेटा देखो, 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है ना, हाँ, और माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा, ये तो मैंने ऐसे लिखा, और 1 1 1 3 लिखा अलग, तो मैंने देखो कोई स्टेप खाया नहीं, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिखता, हाँ फिर तो डिराइव करना पड़ेगा। तो 3, अब बेटा 3 को इधर ही रखा, इस 1 को इधर लाओगे तो माइनस बनेगा, और ये माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा तीनों को उधर कर दिया, तो ये बन गया प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है, और स्क्वायर के साथ, ओके ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेटा, चलो मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दूंगा। आपके पास एक वेक्टर ए है या आर है, आपके पास एक वेक्टर आर है 3i प्लस 2j प्लस 4k। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, जल्दी बोलोगे आप आंसर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड आर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा। जब भी आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा i कैप मतलब कंपोनेंट फॉर्म में, आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए उसको मैग्नीट्यूड निकालने में, कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, अभी तो बोला यार, कितनी बार बोलोगे आप यही बात है, √ऑफ, जब भी i कैप में होगा सीधे इनके कंपोनेंट को स्क्वायर कर ला, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कल भी बोला था मैंने, √29 जो भी आएगा, 9 4 13 और 16, 29, वेरी गुड, ठीक है। तो √29 इज योर
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में बोलेगा सीधे वो, अगर कंपोनेंट फॉर्म में होगा और आपको पूछेगा मैग्नीट्यूड निकालो, तो आपको सीधे अंडर रूट करके उनको स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, हाँ बेटा, ये वही फॉर्मूला है बेटा। देखो मैंने इस पे अप्लाई कौन सी फॉर्मूला की, ये वाली, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, यही तो मैंने अप्लाई किया। ये आर एक्स आर वाई आर जेड, यही तो होता है कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट अलोंग वाई, कंपोनेंट अलोंग जेड, कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट अलोंग वाई, कंपोनेंट अलोंग जेड। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बेटा अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पूरा पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम बेटा कंपोनेंटों को भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों सीखेंगे। वो तो 15 मिनट का काम है। अब डरो मत, हमें फिर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अब फिर से नहीं पढ़ना है, पढ़ तो लिया आपने, पर कंपोनेंटों को थोड़ा इजी होता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वो सब इजी होता है कंपोनेंट को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है बेटा जी, देखो कंपोनेंट फॉर्म में मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप में आपको क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, उसको कंपोनेंट में दे रखा है, चलो मैं तो जनरल केस ले लूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपके पास कोई वेक्टर बी है, वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या कोई प्रॉब्लम है इसको लिखने में? यही तो कंपोनेंट फॉर्म हो गया बेटा। ठीक है, कंपोनेंट में लिखा तीनों कंपोनेंटों में। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, ऐड करना है। सुनो, ए प्लस बी आपको करना है ना, देख कुछ नहीं करना है, आई को आई से जोड़ो, जे को जे से, के को के से। अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो आप? बेटा अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास दो वेक्टर है इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ये 2 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, अगर सेम डायरेक्शन है तो आप क्या करते हो, जल्दी बोलो, डायरेक्ट ऐड करते हो। ऐड डायरेक्ट होता है ना, यहाँ सीधे आप बोलोगे सर आ जाएगा सीधे आंसर 5 न्यूटन। वही तो यहाँ पे भी होता है। देखो ए एक्स आई में लग रहा है, बी एक्स भी आई में लग रहा है, तो इन दोनों को जोड़ो सीधे। इसीलिए बहुत इजी होता है कंपोनेंट में। कंपोनेंट में हमें पता होता है, जैसे मान लो कोई वेक्टर है आपको कंपोनेंट फॉर्म में, मुझे पता होता है एक्स में इसका कितना इफेक्ट है, मतलब एक्स में कितना है, वाई में कितना है ऊपर, और जेड में कितना है बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर दूसरा वेक्टर उसका भी मुझे एक्स वाई और जेड दिया होगा, तो एक्स को एक्स से जोड़ो, वाई को वाई से जोड़ो, जेड को जेड से, सिंपल हो जाता है। तो आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स सीधे जोड़ो आई कैप, जो आपका वेक्टर आ जाएगा, ए एक्स को बी एक्स से जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। देखो इजी हो जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं करना है। प्लस अब ए वाई को डी वाई से जोड़ो, जोड़ दिया, देखो जे कैप। अच्छा कोई बोलेगा क्यों जोड़ेगा, कईयों को पता ही नहीं होता है ये क्यों जोड़ते हैं, उनको बट वो मतलब याद तो रखते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है ये क्यों किया हमने। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो वैसे नहीं करना आपको, आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में सीधे हम वेक्टर को सीधे जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जब जो अभी तक हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, वो काम ही नहीं आएगा, वही है एक्चुअल, बट यहाँ पे इजी होता है हमें, इसलिए हम कंपोनेंट फॉर्म ही ज्यादा चूज करते हैं वेक्टरों में। ठीक है बेटा, ये हो गया। प्लस ए जेड क्या हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? तो अगर आपको मैं चलो दो वेक्टर दे दूंगा, यहीं पे पता चलेगा कि आपको क्लियर है कि नहीं। मान लो एक वेक्टर है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, चलो तीसरा भी ले लो प्लस k कैप प्लस 2k कैप। चलो बताओ a प्लस बी, इसमें ये पहले लिखो, उसके बाद a प्लस बी बताओ जल्दी। a प्लस बी, a प्लस बी, फोर आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। वेरी गुड बेटा, इसमें वेट क्या करना है, ऑरली बताना है, लिखना थोड़ी है इसमें। 2 प्लस 2 4i कैप, 3j कैप 3k कैप, सॉरी 7j कैप प्लस 3k कैप, सीधे जोड़ना ही तो है।
तो आप क्या करोगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सीधे ऐड करोगे बेटा। क्या हुआ, 4i कैप, ये तो यही है ना, इनके कंपोनेंट को जे से, लेकिन याद रखना बेटा आई को आई से, जे को जे से, ऐसे नहीं आई को जे से जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, 7 + 7j कैप और +3k कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, 4i कैप + 7j कैप + 3k कैप। तो जोड़ने में कोई दिक्कत होगी अगर कंपोनेंट, सबसे इजी होता है ये जोड़ना, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। अगर आपको पता है इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन लग रहा है, फिर और कोई पर्सन आता है वो इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन लगा रहा है, तो आप सीधे जोड़ोगे उनको, फिर वाई में वो कितना लगाता है, जेड में कितना लगाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म कंप्लीट हो गया। क्या कर सकते हो आप इसको? अच्छा हाँ सर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं और एक क्वेश्चन दे दूंगा यहाँ पे शॉर्ट में, जल्दी जल्दी बोलो। आपके पास वेक्टर ए है 2i कैप + 4k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 2j कैप + 2k कैप। फाइंड ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी। चलो बताओ जल्दी। 4i कैप, मुझे पता था गलती करोगे यार। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड बेटा। अंजलि वेरी गुड बेटा। नेहा बेटा ये इनके आई और जे भी साथ में लिखने होते। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर यार। ये ऐसा कोई बच्चा है जिससे नहीं हुआ? देखो, हाँ जल्दी जल्दी में सबने क्या किया था, 4i कैप + 6k कैप ऐसे लिखा था जल्दी जल्दी में। जल्दी नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखना है। यहाँ आई और के है, यहाँ जे और के, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे करूंगा। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं करूंगा सॉल्यूशन, बेटा देखो ये 2i है, यहाँ 2j है, तो मतलब यहाँ 0i लिख सकता हूं मैं, तो मतलब यहाँ i है ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ 2i कैप, और इसका j कितना, इसका j कुछ नहीं है, इसका j है तो +2j कैप, और इसका 4 और 2 +6k कैप। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बट कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में 2 2 4 करके और 6 लिख लिया। 4i + 6k, वो उन्होंने गलती की थी। ठीक है बेटा, सर हाँ चलो ये मैं ऐसे बता दूंगा। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है बेटा, कहीं बच्चों को थोड़ी दिक्कत है, इसमें भी कहीं बच्चों को दिक्कत है। जैसे देखो बेटा वेक्टर ए जो है ना, इस वेक्टर ए को आप 2i कैप + 0j कैप + 4k कैप लिख सकते हो। अगर किसी को दिक्कत है तो वो ऐसे लिखो। ठीक है, और वेक्टर बी जो कुछ नहीं होगा तो उसका मतलब 0 होता है ना। यस, बी वेक्टर को क्या लिखोगे, 0i कैप और +2j कैप और +2k कैप। अब जोड़ो, अब तो जोड़ सकते हो। 2 + 0 2, 2 + 0 2, 4 + 2 6। ठीक है, जिसको दिक्कत है वो पहले ऐसे लिखो, 0 बनाओ, जो नहीं दे रखा है उसको 0i 0k लिखो, 0j लिखो, जो भी होगा। अब क्लियर हुआ बेटा, अब क्लियर हुआ ए और बी। अब जोड़ना है आई को आई से, जे को जे से, के को के से। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो ये तो था एडिशन ऑफ वेक्टर। वेरी क्लियर, वेरी गुड। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, subtraction of vectors in component form। बेटा इस संडे आपका टेस्ट नहीं है, इस संडे आपका टेस्ट नहीं है ना? आपको कुछ आया टेस्ट का शेड्यूल वगैरह? किसी को नहीं, मतलब अगले संडे है, तो तब तक तो हम काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, है ना? काइनेमेटिक्स, लेकिन आपको वेक्टर तक ही आ जाएगा। आप वेक्टर को अच्छी तरह से तब तक करोगे, पूरी बुकलेट वगैरह, है ना? तो वेक्टर तक ही आपको बेटा एग्जाम होगा। ठीक है, तो वेक्टर, पूरा वेक्टर, अभी 1 2 लेक्चर और मैं इस पे दे दूंगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। ठीक है, टेस्ट ऑनलाइन होता है बेटा। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन, अब यहाँ पे आ जाओ पहले स्टडी पे, फिर लास्ट में बातें करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। अभी एडिशन देखा आपने, अब सब्ट्रैक्शन। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है 4i कैप + 8j कैप + सॉरी
ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं वैसे लिखूंगा पहले, फिर एग्जाम्पल ले लूंगा। एक वेक्टर ले लूंगा मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब जनरल में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, आपके नोट्स के लिए। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दो वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म में सर। ये तो हम बाएं हाथ से करेंगे, दाएं हाथ तो बहुत दूर की बात है ना, बाएं हाथ से करेंगे सर। क्या बात कर रहे हो, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप, हाँ सर यही तो आना है, माइनस करना है बस। ए एक्स माइनस बी एक्स किया, इससे पहले क्या किया था, प्लस किया, बाकी सेम, प्लस ए वाई माइनस बी वाई, नो प्रॉब्लम, जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, कंपोनेंट को सीधे माइनस करना है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, मान लो आपके पास वेक्टर ए है 2 आई कैप प्लस जे कैप टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के, मान लो ऐसा है। आपके पास वेक्टर बी है 3 आई कैप, तो पहले ये ले लो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बताओ ए माइनस बी कितना आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही कहा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होगा वो होगा 2 माइनस 1, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अच्छा बेटा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बताऊंगा तो आप निकाल सकते हो, बताओ इसका मैग्नीट्यूड। चलो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी, कंपोनेंट फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड अभी मैंने बोला। अगर आपने नहीं जवाब दिया ना, मेरे को बहुत गुस्सा आएगा सच्ची में। √14, वेरी गुड, √14। दिशा बेटा वेरी गुड, सही है। 13 नहीं 14 आ रहा है। शिवानी बेटा हाँ वेरी गुड, √14, वेरी गुड। तो मतलब आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में करना हो तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल समझ आया, इसमें हमें कंफ्यूजन होने का कोई भी, क्या बोल रहा नहीं बेटा, वो मुझे लगा आपने गलत किया, आपने सही किया था शिवानी बेटा, आपने सही किया था। चलो अच्छा, चलो ठीक, बाद में सुनो। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पहला हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट, इन कंपोनेंट, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है बेटा, इसमें भी वही है, थोड़ा बहुत आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से मैं वही दो वेक्टर ले लूंगा, एक ले लूंगा ए वेक्टर, उसका नाम दे दोगे आप ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्या ये बात क्लियर है? आपके पास बी वेक्टर है, उसका नाम दे दो, वो वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ध्यान से देख लियो। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस वेक्टर को इन तीनों से करूंगा, फिर इस वेक्टर को इन तीनों से करूंगा, फिर इस वेक्टर को इन तीनों से करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के, ठीक है। पहले इस वेक्टर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वेक्टर को इन तीनों से डॉट लगाऊंगा, फिर इस वेक्टर को इन तीनों से डॉट करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट, फिर रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखेंगे, बट करना तो ऐसे ही है पहले, ठीक है बेटा जी। ओके बेटा, चलो करो पहले ए एक्स को इससे, तो आप क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत लेंथी होगा लेंथी, बट बेटा रिजल्ट कुछ आसान ही आएगा, रिजल्ट कोई टफ नहीं आएगा, ये बहुत यूज आएगा आपको, ए डॉट बी करना है ना। ध्यान से सुनो, क्या किया पहले, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस
लेंथी होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, उतना लेंथी भी नहीं है। AXBY जी, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर। प्लस इसी को अब तीसरे से AXBZ I.K, चल कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट को सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आई को डॉट दे रहा हूं, ठीक नहीं? तो एक हो गया काम, एक का हो गया। अब दूसरे का प्लस, अब इसका काम उठाओ, AYBX J.I। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बेटा ये क्लियर है? हाँ, अब इसको दूसरे से क्या आएगा बेटा, AYBY J कैप डॉट J कैप, ठीक है? अब तीसरे को प्लस AZ DY K.J, ठीक है? दूसरा भी हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ, अब इसका काम कर लो, प्लस AZBX K.I। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? हाँ बेटा, आई कैप जो वेक्टर आएगा बेटा, वेक्टर आएगा, A+B करोगे वहां से वेक्टर ही आता है, तो वेक्टर में ही रखोगे। फिर अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछोगे तो फिर √A² + B² + C² करना है, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, अगर वेक्टर पूछेगा तो जोड़कर तो वेक्टर ही आएगा ना, A+B। AZBX K.I, ठीक है? अब इसको इससे तो क्या आएगा, प्लस AZBY K.J प्लस AZBZ K.K। क्या इसमें किसी को दिक्कत जो मैंने अभी तक किया? बेटा ये आपको क्वेश्चनों में कभी कभी करना पड़ता है, तो उसमें परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव आप लगा सकते हो, पहले को तीसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को तीनों से, ठीक है? पहले को तीनों से, दूसरे को तीनों से, तीसरे को तीनों से, वही किया मैंने। अब बेटा एक बात बताओ, आपको अगर याद होगा, याद क्या, डेफिनेटली याद होगा, I.J कितना होता है? आप बोलोगे मुझे, I.J अरे 90 नहीं, मैं बोल रहा हूं, ये 1 किसने बोला? I.J बेटा, I.J परपेंडिकुलर होते हैं, cos 90 0, तो I.J हो, J.K हो, K.I हो, ये सारे इन सबका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट में ही आपको सिखाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है फिर I.J 0 हो जाएगा, I.K 0 हो जाएगा, J.I 0 हो जाएगा, K.I 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सारे 0 ही हो गए, बचा क्या? अच्छा, I.I कितना होता है, बताओ बताओ, I.I I.I कितना होता है बेटा? 1। सिमिलरली J.J 1, K.K 1। मैंने बोला था ना पहले, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। I.I वगैरह आएगा ही नहीं पहले इसमें, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास स्केलर आता है बेटा, ये फिजिक्स है, यहाँ ये वो बात ही नहीं चलती है, उधर इधर इधर, एक साइड से अदर अलग रिजल्ट है, एक साइड से अलग रिजल्ट है। यहाँ किसी भी साइड देखोगे आपको तो सेम ही आना है रिजल्ट, ठीक है? तो आपने क्या बोला, I.I आपको पता है, A. जब B करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वहां स्केलर क्वांटिटी आती है, मतलब I.J.K का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो आता भी नहीं है। देखो, अब अगर आपने देखा तो I.I 1 है, तो ये कितना आ गया? अगर इसको आप देखोगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो इतना आया, A.B जो आ गया बेटा, वो आ गया AXBX। I.I 1 है तो 1 से कोई मल्टीप्लाई फायदा ही नहीं है, तो AXBX प्लस और क्या बचा, AYBY, और क्या बचा, प्लस AZBZ। बस यही 3 बच गए, और ये स्केलर वैल्यू आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपका A.B ये रिजल्ट आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा जी? ओके बेटा, अगर किसी को इसमें अब दिक्कत है तो फिर वो कैसे कर पाएगा? फिर तो मुश्किल है यार, ये तो आना चाहिए आपको, है ना? अगर ये क्लियर है, ये क्लियर है, बाकी हमने डॉट प्रोडक्ट किया, बिल्कुल कोई ये 0 कैसे आया? कौन सा 0 बेटा? I.J, I.J बेटा, I.J कितनी बार बोलूं मैं? देखो, I.J
अगर आप इसको खोलोगे तो मतलब डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला लगाओ, तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस ऑफ थीटा। आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? अब बता, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, जल्दी बता। 90 होता है ना, तो यही लिखा मैंने cos 90, क्योंकि आई और जे के बीच में नहीं। cos 90 का वैल्यू कितना है, जल्दी बता। तो जीरो होगा ना, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 1 × 1 × 0, तो जीरो ही तो आएगा बेटा जी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, मतलब ए डॉट बी करना। अब इतना करना नहीं है आपको क्वेश्चनों में, नो नो नो, ये तो हमने डिराइव कर लिया कि क्या आता है रिजल्ट। अब आपको पता चला रिजल्ट, रिजल्ट बस करना है ए एक्स बी एक्स, मतलब आई और आई के कंपोनेंट को प्रोडक्ट करना है, जे को जे से, के को के से, सीधे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। सर एक रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है बेटा वैभव? सर सेकंड लाइन में लास्ट रॉन्ग किया, सेकंड लाइन में लास्ट ए जेड बी वाई, ए जेड, अच्छा बी जेड है, ए जेड बी जेड, ठीक है, बाकी सही है। के डॉट, कौन सा है ये? अच्छा ए वाई नहीं, ए वाई, अच्छा ए वाई बी जेड है, हाँ हाँ हाँ, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे डॉट के, सही है। अब बेटा आप सही है, ओके बेटा ठीक है, वो आप कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आपको पता है मल्टीप्लाई करना, आपको आता है, मैंने पहले ही बोला आपको ध्यान देना बेटा, कुछ उधर इधर ना करो मैं गड़बड़। तो अब आप आगे देख लो, मैं आप क्वेश्चन करा दूंगा एक दो। ये क्वेश्चन है, मान लो आपके पास ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है बेटा जी। आपके पास वेक्टर बी है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड ए डॉट बी। बोलो बेटा ए डॉट बी कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। 19 आ गया, सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई, जे को जे के को के से कर। तो आपने क्या किया, 2 × 1 दैट इज 2 प्लस 3 3 9 प्लस 8, कितना हुआ 19, आपका आंसर आ गया। और आपको पता है वेक्टर नहीं आएगा, ए डॉट बी हमेशा स्केलर आता है बेटा जी, ए डॉट बी हमेशा स्केलर आता है, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा। यही छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको माइंड में रखने होते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तब आपके क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो सही है। मान लो और एक क्वेश्चन दे दिया, ए दे दिया 3j कैप प्लस 4k कैप, बी दे दिया आई कैप प्लस 2j कैप। बताओ व्हाट इज ए डॉट बी, बताओ ए डॉट बी 11। यार तुम देखते क्यों नहीं हो बेटा, शिवानी क्यों नहीं देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है? आई को आई से, जे को जे से, के को के से, सब 11 लिख रहे हैं यार। ये जे है, ये आई है, ये के है, ये जे है। कर लिया गलत है ना। ये देखो अंजलि बेटा, कितना आया? सबके अलग अलग आ रहे हैं, किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है। ए डॉट बी बताओ, मुझे लग रहा है 6 आएगा आंसर, ओनली 6 है, वेरी गुड, क्योंकि ओनली जे जे का होगा, के यहाँ पे 0, आई यहाँ पे 0। हाँ बेटा तीशा, तीशा बोलो बेटा। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, निया किसके किसके किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? बेटा वो ये कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, अगर वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, और कोई तरीका ही नहीं, वैसे नहीं कर पाओगे आप इसको। ए डॉट बी वो तो तब करोगे, ए डॉट बी जब ए का मैग्नीट्यूड देगा 2, बी का मैग्नीट्यूड देगा 3, और उनके बीच में एंगल देगा, फिर वो वैसे वो फॉर्मूला आएगी।
ये तो बेटा वैसे ही आता है, वही हमने यूज किया, हमने कोई अलग चीज नहीं किया। बट ये कंपोनेंट फॉर्म में अलग तरीके से हो जाता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसीलिए तो अलग अलग तरीके से पढ़ाया मैंने। ठीक है, चलो अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर 6 कैसे आया, कहीं को 11 आ रहा है। बेटा जो अभी तूने उस क्वेश्चन में किया वैसे कर लो, फिर अगर किसी को दिक्कत है तो वेक्टर ए को आप ऐसे लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को देख लो, 0 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ सर लिख सकते हैं। बी को मैं लिख सकता हूँ i कैप प्लस 2 j कैप, के नहीं है तो प्लस 0 k कैप, ऐसे लिख सकते हो। अब करो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने डिराइव किया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो 0 × 1 दैट इज 0, 3 × 2 6 और 4 × 0 दैट इज 0। ठीक है, किसको 1 लेते हैं अर्पित, किसको 1 लेते हैं? अर्पित बेटा किसको 1 ले रहे हैं, फिर से बोलो, मेरे को समझा नहीं है क्या कह रहे हो। 1 ले रहे हैं कहाँ, समझ नहीं आया बेटा। वैल्यू अगर गिवन ना हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 i लिखोगे ना। 1 i कैसे लिखोगे? 1 i का मतलब है फिर तो लिखेगा वो बोलेगा एक इस साइड है। तो वो अगर ऐसे होगा बेटा, अगर वेक्टर आपका ऐसे होगा i कैप प्लस 2 j कैप, इसका मतलब है 1 i कैप। अगर उसने i कैप शो ही नहीं किया तो इसका मतलब 0। ठीक है, उसका मतलब आई में कुछ नहीं है उस वेक्टर का। ओके, तो आई अगर, इसका मतलब मान लो ये आपके पास ये, जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, मान लो आपके पास फोर्स है बेटा आई प्लस 2 j इतना न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है 1 न्यूटन, और वाई में कितना लग रहा है 2 न्यूटन। यही तो है इसका मतलब। और जेड में कितना लग रहा है? कुछ नहीं, दैट इज 0 न्यूटन। ओके, वेरी गुड, ये बात होती है। तो 0 लेने होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो। चलो बढ़िया है, तो ये आपको समझ आ गया है कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना हो तो ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चनों में एग्जामों में आपको ऐसा पूछा जा सकता है, वो पहले जे लेगा बाद में के लेगा, पहले आई लेगा फिर जे लेगा, तो उसको देखना आई को आई से जे को, जल्दबाजी में मत करना। वहां पहली ऑप्शन यही मिलेगी आपको, जो आपने 11 भी लिखा वो पहली ऑप्शन होगी, टिक मारोगे ओ हमने पूरा पेपर किया, फिर जब वो आप आंसर की मैच करोगे तो ये तो गलत हो गया यार, है ना। वैसा नहीं करना, तो देख के करना क्वेश्चन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रख लेना वहां पे। चलो और एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूंगा आपको, बेटा आपके पास वेक्टर ए है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, नो प्रॉब्लम। आपके पास वेक्टर बी है 2 i प्लस 3 j, चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा। आपको पूछ रहा है फाइंड कॉस थीटा, क्या आप निकाल सकते हो कॉस थीटा यहां से? कॉस थीटा पूछ रहा है बेटा, क्या 1 कह रहे हो? ए डॉट बी तो मैंने पूछा ही नहीं। कर सकते हो, इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए ए डॉट बी की। वो किसके बराबर थी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। क्या ये सबको याद है ये फॉर्मूला? बेटा ए डॉट बी किसके बराबर होता था? ए बी कॉस थीटा, याद है? यस सर याद है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है? कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक बात रुक जाओ, ए डॉट बी कर सकती हो इन दोनों से? हाँ या ना लिखो बस। दो वेक्टर है, ए डॉट बी कर सकते हो? यस। ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? यस और नो। बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? कॉस थीटा आ गया। फॉर्मूला ही भी याद कहाँ रखनी है, ये तो फॉर्मूला, ये तो डेफिनेशन से ही आ गया। जो इसकी ए डॉट बी तो हम लिखते हैं बी कॉस थीटा, आपका ए डॉट बी यहाँ पे कर लो, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में जब होता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट करके, याद आया? लिखो, बताओ कॉस थीटा, बताओ कॉस थीटा। कॉस थीटा बताओ बेटा जल्दी। कॉस थीटा 18/39। चलो मैं करूंगा, आप इधर मत देखो, आप तो देखोगे, मैं तो छुपाऊंगा। ए डॉट बी छुप गया।
6 प्लस, ऐसे इसमें क्या है ये तो पता ही है, 18 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, वो आएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16, 25 तो 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 प्लस 9 रूट 13, बस हो गया। 18 डिवाइड बाई 5 रूट 3, प्लस नहीं आएगा बीच में, प्लस कैसे आएगा, मल्टीप्लाई है यार यहाँ, है ना। तो ए डॉट बी किसके बराबर, जो कॉस थीटा आपका आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी आपने निकाल दिया 18 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज रूट 13। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें तो समझना ही नहीं है बेटा कुछ आपको समझ क्या क्या समझाना है इसमें, ये तो सब कुछ आपको आता है, बस मैंने याद दिलाई कि ऐसे निकाल सकते हो। ए डॉट बी आपको आता है, मैग्नीट्यूड इसका निकालना आता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है। बेटा यही तो किया मैंने इसको शॉर्ट में किया था, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, ये कर लो। तो ए डॉट बी अगर करोगे तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, तो 18 आपका ए डॉट बी आया। बेटा एक्स को एक्स से, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करना है, क्या बड़ी बात है ये क्या। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5, बी का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट 13। ठीक है, तो एंगल आ गया ना, एंगल ही तो पूछ रहे हैं। ठीक, मैंने कर लिया बेटा स्क्वायर इसका, ये 2 स्क्वायर प्लस 3, मैंने डायरेक्ट लिखा 4 प्लस 9। ओके ठीक है बेटा, चलो इस पे बेटा और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, डीपीपी बेटा अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, क्योंकि वो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के पास नहीं होगी। आज मैं आपको इंटेक्स्ट एक्सरसाइज की डीपीपी दे दूंगा 10 क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं शेयर करूंगा किसमें, ग्रुप में। अभी 10-15 मिनट के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे अभी भी नहीं भेज रहे हैं, और मैं सबका चेक कर रहा हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ कि किसको गलती है, और उसको रिप्लाई भी करता हूँ, बेटा 4th क्वेश्चन में आपने गलती की है, 8th क्वेश्चन में आपने गलती की है, ऐसे ऐसे मैं रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, और कभी कभी बच्चे आपकी मैसेज अगर पीछे चलेगी तो मुझे रिमाइंड कर लिया करो, सर मैं नायडू बैच से ऐसे ऐसे मैंने आपको ये भेजा था, ये देख लो एक बार। कभी कभी मैसेज पीछे चली जाती है, ठीक है। हाँ बेटा, जिन्होंने भेजा है बेटा वो तो मुझे, हाँ कभी कभी क्या है किसी की मैं नहीं देख पाता हूँ, तो वो फिर से दोबारा बताओ सर मेरी देख लो ये सही है कि नहीं। बहुत बहुत क्वेश्चंस आप अभी अभी भी गलत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम लगेगा फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेडिकल की बुकलेट बेटा पहले फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज पूरी हम इसकी करेंगे, एक तो इंटेक्स्ट इसकी पूरी। बेटा आपकी जो ये नीट वाली बुकलेट है ना, ये आपकी मेंस लेवल है, ठीक है, वो फिर एडवांस लेवल है। तो पहले मेंस लेवल अच्छी तरह से करोगे, एडवांस लेवल आप खुद क्वेश्चन करोगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप बेटा मेंस पूरी कर लो, उसके बाद एडवांस की मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। हाँ बेटा डिफरेंस है, डिफरेंस है उसमें। जो नॉन मेडिकल की बुकलेट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, बट क्वेश्चंस थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा होता है, क्वेश्चन का मतलब लेवल थोड़ा हाई होती है। बट जो मेडिकल की होती है इसमें क्वेश्चंस ठीक है, जैसे आते हैं नीट में वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मेंस तक तो ठीक है लेवल इसकी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, आपके लिए टाइम मैं नहीं ले सकता हूँ, फिर आप कहते हो सर आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। तो हाँ, और ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लास कब लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे तो सैटरडे को ही लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, चलो बेटा ठीक है, वो बुक ये असाइनमेंट सेंड कर लेना, 10 क्वेश्चन जो मैं आज दे दूंगा वो कर लेना। यही आईजे पे ही होंगे, कंपोनेंट वगैरह पे वो देख लेना थोड़ा, है ना। ओके बेटा।